Assalamu alaikum. Today we are discussing chapter number 24, the feed fast cycle. This is the part of block 6 biochemistry. ठीक है, तो हम लिपिड कॉर्ड से डिस्कस कर रहे हैं. तो ये चैप्टर बहुत इजी है. ठीक है, दिस चैप्टर इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन द कार्ब मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. ये उन तीनों का, और फास्टिंग स्टेट में और फेट स्टेट में देयर इज अ कम्युनिकेशन, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, दैट हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू फेट स्टेट एंड फास्टिंग स्टेट. ठीक है, तो सबसे पहले जो फेट स्टेट होती है उसको हम एब्जॉर्प्टिव स्टेट भी कहते हैं. इट स्टार्ट्स द पीरियड ऑफ एब्जॉर्प्टिव स्टेट स्टार्ट्स 2 to 4 hours आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड. ठीक है, जब आपने फूड लिया 2 to 4 hours के जो पीरियड है फूड लेने के बाद, दिस इज नोन एज द फेट स्टेट. अब उस फैट स्टेट में यू हैव एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, यू हैव एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यू हैव एक्सेस ऑफ फैट्स. तो आपकी कोशिश क्या होगी कि उस फैट स्टेट के अंदर आप जो हैं इनको यूज़ करें, और अगर यूज़ से ज़्यादा है तो आप उसको स्टोर कर लें टू गेट देम रीयूटिलाइज एट द टाइम ऑफ फास्टिंग स्टेट. ठीक है, तो यही हमने पढ़ना है एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, यही सब कुछ होना है. बट हमने इसको हर ऑर्गन पे नहीं पढ़ना. वी हैव 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन्स जिन पर हम ये चीज़ को स्टडी करें, जिनके मेटाबॉलिज्म में रिलेटिव चेंज आता है ड्यूरिंग फास्टिंग एंड फेट स्टेट. So those 4 organs are liver, muscles, adipose tissue, and the brain. ठीक है, these 4 organs respond to fat and fasting state more obvious than the other organs. ठीक है, और हमने जब ये पढ़ना है तो we will study at 4 levels. वो levels क्या क्या है? Availability of substrate within minutes, यानी within minutes आपके जो this all that the timeline that we are going to discuss is actually the timeline to which the enzymes responds. ठीक है, आपने फौरन खाना खाया, you have excess of glucose, excess of fats, excess of amino acids, the enzyme will react more because there is the more availability of substrates. ठीक है, तो within minute उनका response क्या है. फिर आपने विदिन मिनट्स ही उनकी एलोस्टेरिक एक्टिवेशन और इनहिबिशन होनी है, आपने ये देखना है. फिर आपने देखना है उनकी कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो रही है तो कैसे हो रही है. It is a minute to hour response of the enzyme. Covalent modification involves phosphorylation और dephosphorylation. फिर आपने देखना है synthesis of new enzyme molecules के वो हो रही है, यानी and it is hours to days जो है वो मेंटेनेंस है. यानी ये क्यों आ रहा है इधर, जबकि हम कह रहे हैं कि फैट स्टेट तो 2 से 4 घंटे की है. ये इसलिए आ रहा है कि अगर आप फास्टिंग स्टेट पर जाते ही नहीं है, कोई ऐसा पर्सन है वो उसने 2 घंटे पहले खाना खाया, 2 घंटे बाद उसने फिर खाना खा लिया, फिर 2 घंटे बाद खा लिया, यानी उसकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली फैट स्टेट में जा रही है, तो फिर उसके जो ये एंजाइम्स हैं उनके साथ क्या होगा. दिस इज द आर टू डे रिस्पॉन्स. ठीक है, तो ये उन ऑर्गन्स के लिए, उन पर्सन्स के लिए है जो फास्टिंग स्टेट में नहीं जाते. ठीक है, तो हमने इन्हीं स्पेसिफिक ऑर्गन्स का रिस्पॉन्स देखना है. तो सबसे पहले एंजाइम चेंजेस इन द एब्जॉर्प्टिव स्टेट. अभी मैंने आपको बात की, सबसे पहले सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है उनकी एक्टिविटी. नंबर 2, एलोस्टेरिक रेगुलेशन. एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या है, यहाँ पर इन्होंने वही एग्जाम्पल जो आपने कार्ब, लिपिड या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी वही कोट की हैं. ठीक है, जैसे एलोस्टेरिक इफेक्ट कहते हैं कि कोई और सब्सटेंस जो कि उस एंजाइम का एक्चुअल सबस्ट्रेट ना हो वो आए और उस एंजाइम की एक्टिविटी को अल्टर कर दे, कम या ज़्यादा कर दे, तो दैट इज एलोस्टेरिक इफेक्ट. ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी है कि जो लिवर के अंदर ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर एक एंजाइम है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. ठीक है, ये जो दिस इज अ एलोस्टेरिक एक्टिवेटर एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज असल में जो है इसका सबस्ट्रेट कोई और है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. ठीक है, हमारा इसका सबस्ट्रेट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, तो लेकिन इसके ऊपर ये वाला सब्सटेंस आकर बाइंड करता है और इस एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर कर देता है. ठीक है, उसी के साथ एक और एग्जांपल उन्होंने दिया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो है यही एंजाइम, यही सब्सटेंस जो है ये इनहिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का इनहिबिटर है ये, यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एक्टिवेटर है और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज का इनहिबिटर है. तो दिस इज एलोस्टेरिक रिस्पॉन्स. फिर इसी तरह रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स बाय कोवलेंट मॉडिफिकेशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम्स. ठीक है, जितने भी एंजाइम्स हैं सारे हमारे पास, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स दे आर एक्टिवेटेड इन देयर डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म दैट आर इन्वॉल्वड इन मेटाबॉलिज्म्स. ठीक है, सिर्फ 3 एंजाइम्स ऐसे हैं जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होते हैं, डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में इनएक्टिव होते हैं, और इन्होंने यहाँ एक्सेप्शंस बताई हैं. ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, उसके बाद फॉस्फोराइलेज काइनेज एंड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज ऑफ एडिपोज टिश्यू. ये 3 एंजाइम हैं जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होते हैं.
ठीक है। लास्ट हमारे पास जो एंजाइम है वो है इंडक्शन और रिप्रेशन। ठीक है, इंडक्शन और रिप्रेशन होती है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। ठीक है, तो आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जब एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करेंगे ना, तो वो कब चेंज करेंगे, इट इज़ अ आर टू डे रिस्पॉन्स, यानी ये लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप फेड स्टेट के अंदर रहते हैं तो आपके एंजाइम्स कॉन्टिन्यूसली उस हायर ग्लूकोज लेवल, हायर अमाइनो एसिड लेवल से एक्सपोज हैं, तो वो क्या करेंगे, एंजाइम्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, और एक एंजाइम उतना लेट सपोज वर्क नहीं कर सकता, तो हमें मजीद एंजाइम्स चाहिए, तो वो हम इंडक्शन और रिप्रेशन से लेते हैं। वो वाले एंजाइम्स को रिप्रेस कर देंगे जो उस मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करवा रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी डाइट में ज़्यादा आ रहा है, और जो एंजाइम्स हमें उसकी ब्रेकडाउन के लिए चाहिए होंगे उनकी हम इंडक्शन करवा देंगे। सो दैट इज व्हाट इंडक्शन एंड रिप्रेशन इज। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। इन द फर्स्ट स्टेट एलिवेटेड इंसुलिन लेवल्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ की एंजाइम्स सच एज एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंड 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ठीक है, जो एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लिवर। जब हम खाना खाते हैं तो वी हैव इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स एंड फैट्स ऑफ कोर्स in the portal vein, because all the GIT blood that absorbs different nutrients from the GIT goes first of all into the portal vein, and from portal vein into the liver. So liver is the first part of the body that is exposed to higher concentration of nutrients. तो होता क्या है कि जो liver है वो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, फैट्स और जो भी अमाइनो एसिड्स आए हैं ये उनको टेकअप करता है और उनको बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर मेटाबलाइज करता है। लाइक व्हाट, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको विद एग्जांपल्स हर अपने कार्ब मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, लिपिड पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, वहाँ से डिफरेंट एंजाइम्स की एग्जाम्पल्स दी हैं, तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज दोज आर द पार्ट्स ऑफ दैट मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम वो एक्सप्लेन करने लगे तो पूरा पूरा मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं आपको जस्ट उन एग्जाम्पल्स की नेम बता दूंगी, और जो यहाँ पर इस चैप्टर के लिए नीडेड है वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जब आपके पास हाई ग्लूकोज, क्योंकि हमारी डाइट में सबसे ज़्यादा सुक्रोज होती है, तो उसको ब्रेक डाउन किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकला, जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ग्लूकोज जब लिवर के पास आती है तो हम ऐसे प्रोसेसेस की कंसंट्रेशन, ऐसे प्रोसेसेस का रेट सॉरी वो इंक्रीज कर देते हैं जो जिनमें ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है, या ग्लूकोज ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है जो उसको स्टोर कर रहे हैं, और जब हमारे पास फास्टिंग स्टेट आएगी उसमें हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ग्लाइकोजन है, लाइक फैट्स हैं, तो हम ग्लूकोज को इन चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे और या उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबलाइज करेंगे, और इसको हम मेटाबलाइज किस प्रोसेस के जरिए से करते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और फिर ईटीसी। और इसके अलावा जो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज हो रही है विद इन आवर बॉडी विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, हम उसको इनहिबिट करेंगे, ताकि ऑलरेडी हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपरग्लाइसीमिया ना हो जाए ब्लड के अंदर। फर्दरमोर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन को हम कम कर देंगे, क्योंकि वी नीड टू सिंथेसाइज इट मोर इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। सो फर्स्ट प्रोसेस इज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द हिपैटोसाइट्स। तो वो कैसे होता है, ग्लू2 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो इसको अपटेक करते हैं, एंड दे आर दे हैव हाई एफिनिटी फॉर ग्लूकोज, तो रैपिड अपटेक होता है। उसके बाद है कि अगर ऐसा हो कि ग्लूकोज मेटाबलाइज ना हो, लिवर के अंदर ऐसे ही रहे, तो लिवर के अंदर तो बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए लिवर के अंदर बहुत से शंटिंग पाथवेज हैं। मिसाल के तौर पर इंक्रीज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। हम इन सारे पाथवेज जो मैंने अभी बताए इनमें एंटर करने से पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज ग्लूकोज को अगर हम अंदर लेकर आ गए हैं तो ग्लूकोज इज लाइक इट कैन गो बैक। तो जब इसको वापस आने से बचाने के लिए हम इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देते हैं, क्योंकि फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज इम्पर्मिएबल थ्रू द मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आई शुड से। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो फर्स्ट स्टेप इज इंक्रीज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज विच इज कैरिड आउट बाय ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज हमारे पास जो एंजाइम है उसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोकाइनेज की हमारे पास अफिनिटी कम होती है, बट हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ग्लूकोकाइनेज की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हेक्सोकाइनेज उन टिश्यूज़ में जहाँ जहाँ ग्लूकोज का टेकअप होना होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने होते हैं। क्यों ग्लूकोकाइनेज की हमारे पास जब ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसकी तो लो एफिनिटी है, वो ज़्यादा क्यों है, बिकॉज जब हमारे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होती है ये सिर्फ तब वर्क करता है। ठीक है, तो जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होगी तो रैपिडली उसका टेकअप हो जाएगा, और जब लो कंसंट्रेशन होगी तो हेक्सोकाइनेज उन जगहों पे लगा होता है जहाँ ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि अगर लो कंसंट्रेशन में भी हो तो वो सेल्स उसको टेकअप कर सकें। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस। तो पहले स्टेप पे हम ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज की मदद से उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाई और उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको हम डिफरेंट पाथवेज में लेकर जा रहे हैं। पहला है ग्लाइकोजन सिंथेसिस। हमने ग्लाइकोजन बना लिया ताकि हम फास्टिंग स्टेट में उस ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस से ग्लूकोज हासिल कर सकें।
और ये हुआ है बाय द एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज विच इज एन एंजाइम दैट इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन। तो हमने उसकी डीफॉस्फोराइलेशन भी की है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी विच इज इट्स पॉजिटिव एलोस्टेरिक अफेक्टर, उसकी वजह से भी उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। देन वी हैव इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, एचएमपी पाथवे की भी ज़्यादा हम एक्टिविटी कर देंगे। क्यों? क्योंकि एचएमपी पाथवे ने बनाना होता है एनएडीपीएच, ठीक है। क्योंकि हम ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो वन ऑफ द प्रोसेसेस दैट यूटिलाइज ग्लूकोज एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है। और क्योंकि ये एनएडीपीएच हमारे पास, जब एनएडीपीएच की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये एनएडीपीएच हम यूज़ करते हैं लाइपोजेनेसिस में, जो कि अभी हम करेंगे एडिपोज टिश्यू में इसका इफेक्ट पड़ेंगे कि फैट स्टेट में लाइपोजेनेसिस भी होती है, तो उसके लिए हमें एनएडीपीएच चाहिए विच इज प्रोवाइडेड बाय द लिवर बाय हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज ग्लाइकोलिसिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो हम ग्लाइकोलिसिस बढ़ा देते हैं। ये प्रोसेसेस हम बढ़ाते कैसे हैं? इन प्रोसेसेस के अंदर जो एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं उनकी रेगुलेशन करके, उन्हीं 4 स्टेप्स से जो मैंने आपको शुरू में बता दिए, उनकी सबस्ट्रेट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा कर देंगे, उनकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन कर देंगे, उनकी कोवलेंट रेगुलेशन कर देंगे, या उनकी जो है वो रिप्रेशन और इंडक्शन होगी सेम पाथवे से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि ग्लाइकोलिसिस में हम पायरुवेट काइनेज को, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज विच कन्वर्ट्स पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, हम उसको एक्टिव कर देंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुवेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम जो है वो इंसुलिन, चूंकि जब हम डाइट लेते हैं तो वो जो डाइट जब लिवर से गुजरती है वो पेंक्रियाज से भी गुजरती है, और पेंक्रियाज से जब वो गुजरती है तो पेंक्रियाज के अंदर सेंसर्स होते हैं, ग्लूकोज सेंसर विच इज नोन एज बीटा सेल्स, तो वो इंसुलिन रिलीज करेंगे। और ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये इंसुलिन की वजह से भी इंक्रीज हो जाते हैं, फैट सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, वो भी हम आगे पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल आप रीड कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद है डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर देंगे बिकॉज वी डोंट नीड ग्लूकोज एक्सेस मोर ग्लूकोज एट दैट टाइम, तो हम उसके जो एंजाइम्स हैं उनको डाउन रेगुलेट कर देते हैं और उनको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। So the high insulin to glucagon ratio also favors inactivation of other gluconeogenic enzymes such as fructose 1,6 bisphosphatase. उसके बाद है जी ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी कम कर देते हैं, तो दैट्स हाउ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन फैट स्टेट इज रेगुलेटेड। उसके बाद आ जाते हैं फैट मेटाबॉलिज्म, स्पेशली ये अभी लिवर की बात की, अभी हम बारी बारी सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। फैट मेटाबॉलिज्म है, फैट ज़्यादा है तो हम फैटी एसिड सिंथेसिस करेंगे, फैटी एसिड्स की फॉर्म में उनको टैक्स की फॉर्म में एडिपोसाइट्स में स्टोर करेंगे। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इसमें लिवर का क्या रोल है? लिवर जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी टिश्यू फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। एडिपोसाइट्स बनाते नहीं है, एडिपोसाइट्स स्टोर करते हैं। बनाता लिवर है, वो ब्लड के थ्रू भेज देता है एडिपोसाइट्स में, तो लिवर जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस को इंक्रीज कर देगा बाय द इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट्स फॉर द एंजाइम्स इन्वॉल्वड इन फैटी एसिड सिंथेसिस। तो सबस्ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं? एसिटाइल कोए और एनएडीपीएच, ठीक है, जो हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से बना लिए हैं। इनकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो फैटी एसिड सिंथेसिस वाले एंजाइम आप रेगुलेट हो जाएंगे। सेकेंडली, आपने एसिटाइल कोए की कार्बोक्सिलेज की एक्टिवेशन करवा देनी है, उसकी डीफॉस्फोराइलेशन होगी और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर उसका सिट्रेट है जो कि प्रेजेंट है, जो हमने ग्लूकोज से बनाया हुआ है। जब ये दोनों चीज़ें होंगी वो भी एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, हमारे पास एसिटाइल कोए से मेलोनाइल कोए बना देगा और वो मेलोनाइल कोए हमारे पास फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाएगा। सो दैट्स हाउ वी इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस। उसके बाद है टैग सिंथेसिस में इंक्रीज हो जाती है। टैग सिंथेसिस इज फेवर्ड बिकॉज फैटी एसिड कोए इज अवेलेबल बोथ फ्रॉम डी नोवो सिंथेसिस फ्रॉम एसिटाइल कोए, जो अभी हमने ऊपर बात की, और जो ऑलरेडी जो डाइट में टैग्स लिए हैं उनकी ब्रेकडाउन से भी फैटी एसाइल कोए निकले हैं, तो उनको मिलाकर हम बना देते हैं टैग्स, और वो टैग्स जो हैं स्टोर कर दिए जाते हैं लिवर से। जब वो बाहर जाते हैं टैग्स, वो वीएलडीएल्स की फॉर्म में जाते हैं, लिवर तक आते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन्स, और जब वो लिवर से जाते हैं लिवर के अंदर वो टूट जाते हैं, वापस से पैक होते हैं इन वीएलडीएल पार्टिकल्स, ठीक है, और फिर वो वीएलडीएल पार्टिकल्स की मदद से एडिपोसाइट्स तक जाते हैं। So they are removed from blood by hepatocytes. Glycerol 3-phosphate, the backbone for tag synthesis, is provided by the glycolytic metabolism of glucose. And if you recall lipid metabolism, तो हमने एक तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी जो टैग्स तोड़े होते हैं जब हम सारी ग्लिसरॉल को शंट बैक कर देते हैं इनटू द लिवर, तो वो भी लिवर के अंदर स्टोर होके पड़ी होती है। सेकेंडली, वो जो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हो रही है क्रेब्स साइकिल में, अगर आप पढ़ें ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास ग्लिसरॉल 3-phosphate बनता है, वहां से भी हम जो है वो ग्लिसरॉल सिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो इस तरह से जो है वो हम टैग्स बनाते हैं और उन टैग्स को पैक किया जाता है वीएलडीएल पार्टिकल्स में और उनको ब्लड में सिक्रीट कर दिया जाता है। देन वी हैव अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, बिकॉज डाइट में सिर्फ ग्लूकोज और फैट्स तो नहीं है, अमाइनो एसिड्स भी हैं।
तो वो जो अमीनो एसिड्स आए हैं, हम उनको डिग्रेड करके प्रोटीन्स बनाएँगे। ठीक है, लिवर प्लाज़्मा प्रोटीन्स बनाता है, लिवर बहुत सारी प्लाज़्मा प्रोटीन्स बनाता है, यू नो दैट। और लिवर जो है वो उन अमीनो एसिड्स को डिग्रेड करके बहुत सारे कंपाउंड्स भी बनाता है, ठीक है। जैसे इन द एब्ज़ॉर्प्टिव पीरियड मोर अमीनो एसिड्स आर प्रेज़ेंट देन द लिवर कैन यूज़ इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल लाइक मेनी न्यूरोट्रांसमीटर्स। द सरप्लस अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड बट आर आइदर रिलीज़्ड इनटू ब्लड, और फिर वो जाते हैं टिश्यूज़ में डिफरेंट, लाइक अगर मसल्स में जा रहे हैं तो अमीनो एसिड्स जो हैं वो वहाँ पर प्रोटीन्स बना देंगे और वो अपने रिस्पेक्टिव टिश्यू के हिसाब से वो मेटाबलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और मेटाबलाइज होने के बाद जो उनके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, पायरुवेट और एसिटाइल को या टीसीए इंटरमीडिएट्स बने हैं, वो सारे फिर लिवर तक आ जाते हैं और वो लिवर में स्टोर कर दिए जाते हैं और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करते हैं, ठीक है। और फैटी एसिड सिंथेसिस में भी यूज हो सकते हैं। द लिवर हैज लिमिटेड कैपेसिटी टू डिग्रेड द ब्रांच चेन अमीनो एसिड ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वेलिन। तो वो लिवर से ऐसे ही पास कर जाते हैं और वो मसल में जाकर मेटाबलाइज होते हैं, जो लिवर में नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे पास अमीनो एसिड्स एक्सेस अमाउंट में आए हैं, तो हम उनको जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो हम जो है वो हेपेटिक प्रोटीन्स, ठीक है, वो उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, resulting in replacement of any proteins that may have been degraded during the previous post absorptive period, ठीक है। सो दैट्स हाउ द मेटाबॉलिज्म इन द लिवर इज मेंटेन्ड। तो अब हम मूव करते हैं एडिपोज टिश्यू की तरफ। सो एडिपोज टिश्यू इज द एनर्जी स्टोरेज डिपोट, यानी ये वो ऑर्गन है जहाँ पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है फॉर फास्टिंग स्टेट वो हमने स्टोर करनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या रोल है। सो जब कार्बोहाइड्रेट्स एडिपोसाइट्स के पास आए हैं, ग्लूकोज इंक्रीज ग्लूकोज कंसंट्रेशन है और वो एडिपोसाइट्स के पास आया है ग्लूकोज, तो सेम ग्लूकोज विल बी टेकन अप बाय द एडिपोसाइट्स विद हेल्प ऑफ GLUT4 ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, ठीक है। और इट इज़ सेंसिटिव टू ग्लूकोज, यानी जब हाई कंसंट्रेशन होगी, फेड स्टेट है, इंसुलिन रिलीज हुआ है, तो इंसुलिन इसका टेकअप करवाता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो वी डोंट आर एडिपोसाइट्स वुड नॉट टेक the glucose into themselves. So circulating insulin levels are elevated in the absorptive state, resulting in influx of glucose into adipocytes, ठीक है। उसके अंदर आकर अब हमने वही चीज़ें पढ़नी है जो लिवर में पढ़ी थी, ठीक है। इंस्टेड के यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होती तो उसको इनहिबिट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोजन नहीं बन सकती तो उसको बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज होगी और एचएमपी पाथवे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वही एचएमपी पाथवे यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी टैग्स की स्टोरेज हो रही होती है, टैग्स बन रहे होते हैं, उसके लिए एनएडीपीएच चाहिए, तो वो एनएडीपीएच हमें एचएमपी पाथवे प्रोवाइड करता है। उसके बाद है जी फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा होता है एडिपोसाइट्स में। अगर हमारे पास फैटी एसिड्स आ गए हैं, एडिपोसाइट्स में हाई कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर फैटी एसिड्स की, और वो फैटी एसिड्स एडिपोसाइट्स तक पहुंचे हैं, तो दे विल बी टेकन अप, वो टेकन अप हो जाएंगे और एडिपोसाइट्स के अंदर मौजूद ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन करके हमारे पास वो बन जाएंगे टैग्स, ठीक है। ये हमारे पास मैंने टैग सिंथेसिस वाला पॉइंट बता दिया पहले, ठीक है। और वो फैट्स आ कैसे रहे हैं एडिपोसाइट्स तक, इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। और अंदर वो दे विल बी टेकन अप एंड दे विल बी कंबाइंड विद ग्लिसरॉल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अच्छा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने तो उसको तोड़ा था, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज भी था हमारे पास जो एडिपोसाइट्स के अंदर टैग्स को तोड़ा होता है, ठीक है। बट दैट विल बी द एंजाइम ऑफ फास्टिंग स्टेट, जो फैटी एसिड को तोड़कर एडिपोसाइट्स के अंदर एंटर करता है, दैट इज लाइपोप्रोटीन लाइपेज। फिर वहां पर हमारे पास जो है वो ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होंगे और टैग बन के वो स्टोर हो जाएगा। और moreover, de novo synthesis of fatty acids also occur in the adipose tissue and it is a bit lower than animals, ठीक है। Instead, most of the fatty acids added to the lipid store of adipocytes are provided by dietary fats, as I have told you earlier. उसके बाद डिक्रीज टैग डिग्रेडेशन, यानी इसके अंदर जो टैग्स डिग्रेड हो रहे हैं वो फास्टिंग स्टेट के लिए हैं ऑब्वियसली। तो अभी फैट स्टेट है तो हम हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को डीफॉस्फोराइलेट कर देंगे। जब उसको डीफॉस्फोराइलेट करेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और हमारी टैग डिग्रेडेशन विल बी इनहिबिटेड। सो ये हमारे पास जो था जी एडिपोसाइट्स पर अफेक्ट था। अब हमने अफेक्ट पढ़ना है मसल्स पर और ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो मसल्स पर क्या अफेक्ट है, द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ स्केलेटल मसल इज यूनिक इन बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू सब्सटेंशियल चेंजेस इन द डिमांड फॉर एटीपी दैट अकम्पनीज मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मसल के लिए फेड और फास्टिंग स्टेट बॉडी के अकॉर्डिंग इतनी नहीं होती, बल्कि उनकी फेड और फास्टिंग स्टेट होती है रेस्टिंग कंडीशन और एक्सरसाइज। रेस्टिंग कंडीशन में मसल के पास ग्लाइकोजन होगा, ग्लूकोज होगी, एटीपी होगा एक्सेस अमाउंट में, जबकि और वो इन चीज़ों को सिंथेसाइज भी कर रहा होगा, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज ले रहा होगा, ग्लाइकोजन बना रहा होगा रेस्टिंग स्टेट में। बट अगर एक्सरसाइजिंग मसल है तो वो इन सब चीज़ों की ब्रेक डाउन कर रहा होगा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रही होगी, एटीपी यूज हो रहा होगा, ठीक है।
तो resting skeletal muscle, it rest muscle accounts for approximately 30% of oxygen consumption of the body, whereas during vigorous exercise it is responsible for up to 90% of the total oxygen consumption. This graphically illustrates the fact that skeletal muscle, despite its potential for transient period of anaerobic glycolysis, is an oxidative tissue. Heart muscle differs from skeletal muscles in 3 important ways. ठीक है, याद रख लीजिएगा. The heart is continuously active, whereas skeletal muscle contracts intermittently on demand. The heart is a completely aerobic mechanism. ठीक है, जबकि हार्ट के अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड स्टोर्स नहीं होते. दैट्स वाई जैसे ही एनर्जी ड्रॉप होगी आपकी हार्ट भी ड्रॉप होने का खदशा होता है. दस एनी इंटरप्शन ऑफ वास्कुलर सप्लाई, फॉर एग्जांपल एज अकर्स ड्यूरिंग एमआई, रिजल्ट्स इन रैपिड डेथ ऑफ मायोकार्डियल सेल्स. हार्ट मसल यूजेस फैटी एसिड्स, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज एज फ्यूल्स. ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंस है. सो अब स्केलेटल मसल्स, रेस्टिंग स्केलेटल मसल्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और फैट मेटाबॉलिज्म को और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. अच्छा, प्रोटीन हमने एडिपोज टिश्यू के केस में नहीं पढ़ा बिकॉज उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इट इज़ इनडिफरेंट. यहाँ मसल के केस में होता है, कार्ब का भी होता है, फैट का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है. तो कार्ब पर क्या इफेक्ट होता है? कार्ब में ग्लूकोज चूंकि ज़्यादा है ब्लड में तो वी विल इंक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. यहाँ पर भी GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो एडिपोसाइट्स में होते हैं, और जैसे ही वो एंटर होता है हम उसको सेव कर लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्म में, और फिर हम उसको यूज़ करते हैं अपने फर्दर प्रोसेसेस में. यहाँ पर किस लिए यूज़ होना है? ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए, विच इज़ द मसल ग्लाइकोजन, जो हमें सिर्फ एक्सरसाइजिंग कंडीशन में मसल यूज़ कर सकता है, बाकी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन. उसके अलावा हम ग्लूकोज को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे. ठीक है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यही दो चीज़ें हैं. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज होगी और ग्लाइकोजन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी बाय द एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस. ठीक है, उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म है. फैट मेटाबॉलिज्म पर वही है कि जो फैट्स होंगे वो जब रिलीज होंगे काइलोमाइक्रोन से बाय द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, तो ये जो फैटी एसिड्स हैं दे आर सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मसल्स. तो अगर मसल्स वर्क कर रहे हैं तो जो है फैट्स को एज एन एनर्जी यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरीली उनका एनर्जी सोर्स जो है वो ग्लूकोज ही है. ठीक है, उसके बाद है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म. सो व्हेन वी हैव अ गुड मील और उसमें अमाइनो एसिड्स भी ज़्यादा हैं, तो वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिवर में तो जो मेटाबॉलिज्म हुआ था उनका पढ़ लिया, जो बाकी बच जाएंगे वो जाएंगे मसल्स में. मसल्स में क्योंकि मेजर प्रोटीन बल्क होता है वो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, और इंक्रीज अपटेक ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स. जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स थे जिनके बारे में हमने लिवर में पढ़ा था कि वो वहाँ पर अच्छे से डिग्रेड नहीं हो सकते, उनका अपटेक होगा बाय ट्रांस अमाइनेज. ठीक है, और मसल इज द प्राइम प्रिंसिपल साइट फॉर देयर डिग्रेडेशन. तो यहाँ पर वो आएंगे और वो डिग्रेड होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस में ही यूज़ हो जाएंगे या फिर एनर्जी पर्पजेस के लिए यूज़ हो जाएंगे. सो ये हमारे पास था जी मसल पर इफेक्ट ऑफ द फैट स्टेट. उसके बाद है ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है. सो although contributing only 2% of the adult weight, the brain accounts for consistent 20% of the basal oxygen consumption of the body at rest. Because the brain is vital to the proper functioning of all organs of the body, special priority is given to its fuel needs. To provide energy, substrates must be able to cross endothelial cells, यानी blood brain barrier को cross करना जरूरी है उन substances का जिन्होंने brain को energy provide करनी है, like glucose. Glucose serves as the primary fuel for the brain. Secondary fuel for the brain is ketone bodies. Brain can't utilize fatty acids for its energy. ठीक है, तो अगर आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है थोड़े से टाइम के लिए भी, तो ब्रेन का काफ़ी सारा डैमेज हो सकता है क्योंकि ब्रेन की प्राइमरी एनर्जी सोर्स ही वो है. ठीक है, और वो कह रहे हैं फास्टिंग स्टेट में हम ब्रेन को कीटोन बॉडीज के जरिए से दे सकते हैं, बट दे ऑल्सो इम्पार्ट सम डैमेज टू द ब्रेन. देन वी हैव इट्स इफेक्ट्स. तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट होता है. फैट स्टेट में ब्रेन जो है चूंकि ग्लूकोज को यूज़ करता है एज एन एनर्जी सोर्स, तो वहाँ पे ग्लूकोज किसी फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता ब्रेन के अंदर. ठीक है, तो वो जस्ट वहाँ पर यूज़ होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी और एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. ठीक है, और ब्रेन के पास कोई स्टोर नहीं होता. उसके बाद फैट मेटाबॉलिज्म पर क्या इफेक्ट है. ब्रेन में टैग भी स्टोर नहीं हो सकता. ठीक है, और फैटी एसिड्स को वो एज एन एनर्जी सोर्स यूज भी नहीं करता क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ नॉट मच इफेक्ट ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म एज वेल. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द फैट स्टेट. कि फैट स्टेट में हमारे पास क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं किन किन ऑर्गन्स के अंदर, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अंदर. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फास्टिंग स्टेट में क्या क्या होता है टू आर दोज स्पेशल ऑर्गन्स.